हम पिछले कुछ भागों से अमेरिका के संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमारे कुछ भाग हैं। वो अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है उसमें मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का, उसके गठन, उसके क्षेत्राधिकार, उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ, उन पर हमारी चर्चा रही है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में ये बताया था कि हम जो आगामी चर्चा है वो हमारी न्यायिक पुनरावलोकन पर रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मैं बहुत ही पहले पर एक सामान्य शब्दों में बात करूं तो न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन को हम थोड़ा सा एक तरह से अलग अलग करें शब्दों को, तो एक पुनः अवलोकन यानी दोबारा से एक बार देखना किसी चीज़ को, उसकी जांच करना। तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये है कि मान लो संसद कोई कानून बनाती है या मान लो कार्यपालिका कोई अध्यादेश जारी करती है, कानून और अध्यादेश दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कानून या वो अध्यादेश, यानी कानून संसद ने बनाया, अध्यादेश कार्यपालिका ने जारी किया, तो वो कानून या वो अध्यादेश संविधान के अनुकूल है या नहीं, ये देखना दोबारा से, ये जांचना, ये परखना, ये जो है वो कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी एक तरह से कहें तो किसी कानून या अध्यादेश की संवैधानिकता की जांच करना कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं, इसकी जांच करने का जो अधिकार है या जो शक्ति है वही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। अमेरिका का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। यानी वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कानून की परीक्षा करता है। कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका, तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए किसी कानून की परीक्षा करता है, यानी उसकी जांच करता है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय अनुभव करे कि उसने जिस कानून की जांच की है या उसके सामने जो प्रस्तुत कानून है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वह इसे अवैध घोषित कर देता है, यानी वो एक तरह से मर जाता है, वो मृत प्राय हो जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा एक विद्वान की बात करूं, कार्विन, वो इस प्रकार से देते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने की शक्ति है जिन्हें असंवैधानिक समझें या और इसलिए व्यर्थ समझें। तो ये हो, एक तरह से सीधी बात करें तो ये हो गया कि कानूनों की संवैधानिकता का जो परीक्षण करने का अधिकार है, जो शक्ति है न्यायपालिका की, वही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो अमेरिका के संविधान के संदर्भ में जनरल हम इसकी जो विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो जैसे पहली विशेषता, संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना नहीं की, यानी संविधान में ये नहीं कहा कि ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को कैसे प्राप्त किया, तो उसने संविधान की व्याख्या के द्वारा इसे प्राप्त किया है। यानी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्थापना नहीं की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की व्याख्या के द्वारा प्राप्त किया, पहली बात। दूसरी विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा इस आधार पर खड़ी है कि संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है और अगर उन्हें संविधान के अनुरूप नहीं देखता है तो अवैध घोषित करता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बना दिया है, क्योंकि ये जो विशेषता ये तो उसकी परिभाषा में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशेषता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बना दिया। तो रक्षक ऐसे बना दिया कि मान लो वहाँ कांग्रेस, जो वहाँ की व्यवस्थापिका यानी जो संसद है वहाँ की, जिसका नाम कांग्रेस है, वो कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर उस कानून की संवैधानिकता की जांच करके उसे रद्द करना, और रद्द करती है न्यायपालिका, तो वो एक तरह से देखा जाए तो संविधान के उल्लंघन होने से उसने रोक दिया। तो संविधान की रक्षक का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा किया जाता है। चौथी बात हम करें विशेषताओं में, तो
तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अमेरिका की बात है, अन्य संघीय न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु इस क्षेत्र में पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर का जो प्रयोग है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। और एक और विशेषता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय या अन्य संघीय न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता पर विचार अपनी पहल पर शुरू नहीं करते हैं, अपितु विचार तब करते हैं जब उनके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। यानी वो अपने आप इस चीज़ को नहीं लेते हैं अपने हाथ में कि वो इसकी संवैधानिकता की जांच करें या नहीं करें। तो ये मोटी मोटी उसकी अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायिक पुनरावलोकन की मुख्य मुख्य बातें हो गई। एक बात और हम करें कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार और उसका विकास, ये विषय भी और लेते हैं हम आज के इस टॉपिक में। बाकी जो इसकी आलोचनाएं हैं और है वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। संविधान द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की प्रत्यक्ष और स्पष्ट व्याख्या या व्यवस्था नहीं की गई है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, किंतु इसका आधार संविधान की विभिन्न धाराओं को बताया जाता है। यानी जैसे कि उसकी विशेषताओं में हमने लिया था कि संविधान में स्पष्ट रूप से ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वो संविधान की व्याख्या से शक्ति को प्राप्त करता है। तो वो व्याख्या कहाँ से होती है? तो कुछ धाराएं हैं जो उनका आधार बनती हैं। विद्वानों का मत है कि संविधान की कई धाराएं हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन का अप्रत्यक्ष समर्थन करती हैं। जैसे अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 3 उपधारा 2, उसमें क्या लिखा हुआ है? कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों व उसके अंतर्गत की गई या की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। एक तो ये एक अनुच्छेद 6 की जो उपधारा 2 है उसके अनुसार क्या है? ये संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बनाई गई सब संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। पहली बात, न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी भी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वैध नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ ये जो दो बातें हैं, तो विद्वान कहते हैं कि इन दो बातों से इनकी व्याख्या करके उसने एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है। और इन उपरोक्त धाराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, पहली बात, और न्यायालय द्वारा केवल उन्हीं कानूनों को मानना अनिवार्य है जो संविधान के अनुरूप हों। ये होगी उसकी दूसरी बात। इन धाराओं के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि भले ही संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया गया है। ये बीज रूप में संविधान में निहित है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वप्रथम न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका प्रयोग न्यायाधीश मार्शल ने अपने विशिष्ट विचारधारा के आधार पर सन 1803 में किया था। यानी अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने सबसे पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो प्रयोग किया था, उस न्यायाधीश का नाम ध्यान रखें, न्यायाधीश मार्शल। और कब किया? 1803। और कौन सा वाद था जिसमें ये? तो इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने मारबरी बनाम मेडिसन जो विवाद था उसमें मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था। और इसका थोड़ा सा मैं जिक्र करूं, क्या था ये बात? मामला ऐसा था कि मार्च 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश, जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त किया था। यानी 1801 की बात। ये जो शुरुआत है इसकी तो 1803 में हुई थी न्यायिक पुनरावलोकन की, परंतु ये कहानी है वो 1801 में ही प्रारंभ हो गई थी। कहानी क्या थी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे एडम्स, तो उन्होंने, एक व्यक्ति था मारबरी, तो मारबरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने। यद्यपि राष्ट्रपति एडम्स ने नियुक्ति अपने कार्यकाल में की थी, किंतु ये आदेश मारबरी को भेजे जाने से पहले एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और फिर नए राष्ट्रपति जेफरसन आ गए। तो जेफरसन तथा उसके न्याय मंत्री मेडिसन ने इस नियुक्ति आदेश को मारबरी के पास भेजने से इनकार कर दिया। अच्छा, विवाद का क्या नाम है? मारबरी बनाम मेडिसन। तो मारबरी तो हो गया जो शांति न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था,
एडम्स ने। और फिर नए राष्ट्रपति थे जेफरसन, और उसके न्याय मंत्री का क्या नाम था, मेडिसन। तो ये मार्बरी बनाम मेडिसन का विवाद हो गया। तो मेडिसन ने इस नियुक्ति आदेश को मार्बरी के पास भेजने से इनकार कर दिया। अतः मार्बरी ने न्यायपालिका अधिनियम 1789 के अंतर्गत न्याय मंत्री के विरुद्ध परमादेश पाने के लिए कि भाई वो अपने कर्तव्य से भटक रहे, तो सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की। इस विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने फैसला दिया कि मार्बरी को नियुक्ति आदेश प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु उसे न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत परमादेश लेख नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने बताया कि न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत जिस परमादेश लेख का जिक्र किया गया है वह मूल संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, अतः न्यायालय उसे जारी करने में असमर्थ है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मार्शल के बाद अनेक न्यायाधीशों ने इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया। तो जो मुख्य बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि 1803 में इसकी बात हुई थी और मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और विवाद का नाम था मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद।